नमस्कार मुकेश बालियोगी जी। स्वागत है स्टेट पर हिंदी में। मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान, और पटना बिहार से बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट जो हैं हमारे मुकेश बालियोगी। मुकेश बालियोगी जी, इस टाइम तो बिहार की राजनीति में अब तक तो चुनाव और सर की वजह से कोहराम मचा हुआ था, लेकिन 30 अक्टूबर 2025 को दिन के 3 साढ़े 3 बजे जो कत्ल हुआ मोकामा में दुलारचंद यादव का, उसने राजनीति में तूफान ला दिया है। ये मोकामा कहाँ जाएगा? सूरजभान सिंह, उनकी पत्नी वीणा देवी, अनंत सिंह, दुलारचंद का परिवार और पीयूष प्रियदर्शी, ये पूरा एक मतलब सब खून के छींटे सब पे पहुंच गए हैं। क्या होगा इस मोकामा का? पिछला इतिहास उठा के देखिए, 30-35 साल का 1990 से। तो क्या दुलारचंद यादव के कत्ल के बाद उछली खून की बूंदों से मोकामा और उसके आसपास की जमीन फिर आगे भी अब लाल होती रहेगी? क्या अब नहीं वहां का रेता जो है वो बचेगा साफ सुथरा? क्या सोचते हैं दुलारचंद यादव के हत्याकांड के बाद? कोई खामोश रहेगा या जंग छिड़ेगी ये खूनी? धन्यवाद संजीव जी। मैं बिहार से बाहर के आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि मोकामा के यथार्थ को समझने के लिए बिहार की सामाजिक जटिलता और देश का जो सामाजिक यथार्थ है उसे समझना होगा। बिहार का जो सामाजिक यथार्थ है वह नहीं है जो जेएनयू में बैठे बिहारी प्रोफेसर बताते हैं या बिहारी इंटेलिजेंसिया बताता है। दरअसल बिहार में कास्ट एक ऐसा सोशल इंश्योरेंस है जिसके लिए प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होती, और कास्ट बिहार में सबसे बड़ी आइडेंटिटी बन जाती है। जहां तक दूसरे राज्यों की बात है, तो वहां कुछ जातियों ने कुछ जातियों के वर्चस्व को स्वीकार कर रखा है। जैसे मान लिया जाए उत्तर प्रदेश है, ये तय हो चुका है कि ब्राह्मण, राजपूत और यादव और दलित, ये चार जातियां ही राजनीति में लीड करेंगी, बाकी जातियां उनके सेकंड लाइन में रहेंगी। राजस्थान में राजपूतों का सामाजिक वर्चस्व स्वीकार करते हुए भी ये तय कर लिया गया है कि राजनीति में इन्हें आगे नहीं देना है, इनका राजनीतिक नेतृत्व स्वीकार नहीं करना है। उसी तरह से दूसरे राज्यों में जैसे आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में ये स्वीकार कर लिया गया है कि कम्मा और रेड्डी का ही राजनीतिक वर्चस्व रहेगा। कर्नाटका में लिंगायत और वोक्का लिंगा का राजनीतिक वर्चस्व रहेगा। तो देश में जब लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो कुछ जातियों, अन्य राज्यों में यह संक्रमण, जातीय संक्रमण की स्थिति समाप्त हो चुकी है। कुछ जातियों ने कुछ जातियों के वर्चस्व को स्वीकार कर लिया है। महाराष्ट्र में मराठा और ब्राह्मणों के बीच वर्चस्व की लड़ाई जब चली, मराठों का वर्चस्व आज के दिन में स्वीकार हो चुका है कि मराठों का ही राजनीतिक वर्चस्व रहेगा, बाकी जातियां उनके पीछे चलेगी। इसी बीच में कभी कोई देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण भी मुख्यमंत्री बन जाता है कॉमन गैप के आधार पर। गुजरात में भी यह तय हो चुका है कि पटेलों और राजपूतों के बीच के राजनीतिक संघर्ष में और सामाजिक वर्चस्व की लड़ाई में पटेलों का वर्चस्व स्थापित हो चुका है। अब पटेलों और राजपूतों के बीच की लड़ाई में कोई नरेंद्र मोदी भी आ जाता है। बिहार में जब लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो हमेशा इस ध्रुवीकरण का दायरा बढ़ता गया। शुरुआत में केवल ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार, ये तीन जातियां राजनीतिक रूप से वर्चस्वशाली थी। इन्हें यादव, कुर्मी और कोयरी, इन तीन लोगों ने त्रिवेणी संघ बनाकर चुनौती दी। आज के दिन में 8-10 जातियां जो अपने आप को राजनीतिक रूप से वर्चस्वशाली स्थापित कर चुकी है, और ये दायरा बढ़ता जा रहा है। खास करके ये लगता है कि इन्हीं 10 जातियों को क्यों, हमारा स्टेक कहाँ है। अभी जो वहां जो मोकामा में देखने को मिला, ये पीयूष प्रियदर्शी वहां के रहने वाले भी नहीं है। वहां से लगभग कई 100 किलोमीटर दूर बांका के रहने वाले हैं, और वहां वो धानुक जाति के हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस से उन्होंने पढ़ाई की है। जाहिर है सामाजिक जटिलता का अध्ययन उन्होंने किया होगा, क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस जो बॉम्बे है वो इन्हीं चीजों का अध्ययन के लिए माना जाता है। अब वह एक नई जाति के राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, धानुक। वो धानुक जाति है, जो धानुक जाति कुर्मी राजनीतिक ध्रुवीकरण की आड़ में छिपी हुई थी। वो माना जाता था कि वो पूरी तरह से वो नीतीश कुमार का एक सोशल कंस्टिट्यूएंसी है। अब सोशल कंस्टिट्यूएंसी जो कुर्मियों की सोशल कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें जो धानुकों का स्टेक अलग करने के लिए ये पूरी लड़ाई है। एक दूसरा, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मैंने जो पहले भी कहा कि बिहार में जो ये सामाजिक वर्चस्व को राजनीतिक वर्चस्व में बदलने की जो कोशिश है, उसमें कास्ट एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसके लिए कोई प्रीमियम नहीं चुकाना पड़ता, और लोगों को लगता है कि कास्ट हमारा अंतोगत्वा हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी। जैसे हम सब लोग मल्टीपल आइडेंटिटी में जीते हैं, हमारा आपका नाम हमारी आइडेंटिटी है, किस कॉलेज से पढ़े वह आइडेंटिटी है, हमारा प्रोफेशन आइडेंटिटी है, नेशनलिटी, रिलीजन ये आइडेंटिटी, हमारा नेटिव विलेज हमारी आइडेंटिटी है। और उसके साथ साथ
कास्ट भी एक आइडेंटिटी है। बिहार का दुर्भाग्य क्या है कि उस मल्टीपल आइडेंटिटी में कास्ट सुप्रीम आइडेंटिटी है, और यहाँ बिहार के लोगों के अवचेतन मस्तिष्क में जाति का जो धारणा है वो सबसे प्रबल है। अब इसका ऐतिहासिक कारण भी है, क्योंकि बिहार में लंबे समय तक कोई रूल आजादी से पहले एस्टेब्लिश्ड रूल नहीं था जमींदारों के आधार पर, और इसके न तो यहाँ मुगलों की सत्ता स्थापित रूप में कभी रही, न ब्रिटिश सत्ता भी, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से कभी हावी हो पाई। स्थानीय जमींदारों और बड़े और छोटे बड़े रजवाड़ों के माध्यम से शासन चलता रहा। अब इन्हें अपना शासन स्थापित करने के लिए जातीय गौरव की फर्जी धारणाओं को मुखर होकर के प्रसारित करना था, और ये चीजें लोगों के जेहन में, यहाँ तक कि अवचेतन मस्तिष्क में घर कर गई है। इसलिए जातीय संगठनों की राजनीति, पार्टी के अंदर जातीय स्टेक, इंटर पार्टी जातीय स्टेक, इन पर खूब चर्चा चलती है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब लालू यादव से अलग होने लगे तो इन्होंने जब पहली रैली की उसमें इन्होंने कहा कि लालू जी सामाजिक न्याय में जो हमारी हिस्सेदारी है, हमारा शेयर है, वो हमें दे दीजिए। यानी सामाजिक न्याय की जो राजनीति करते हैं उसमें कुर्मियों का जो शेयर है वो आप मुझे दे दीजिए। मैंने साफ था। अब उन कुर्मियों के शेयर में से कुर्मियों का शेयर तो आप ले लिया, लेकिन उस कुर्मी सोशल कंस्टिट्यूएंसी के अंदर एक दबी हुई जाति धानुक थी, उसका शेयर उसे मिला नहीं। अब वह धानुक जाति जो है अपना सोशल स्टेक पॉलिटिक्स में लेने की कोशिश कर रही है। ये वर्चस्व। अब आइए मोकामा की ओर। मोकामा, आपको आश्चर्य होगा कि मोकामा से जिस मोकामा से हाल के लगभग 30-40 वर्षों के अपराधी चुनाव जीतते रहे हैं, वहां कपिल देव सिंह जैसे समाजवादी विचारक भी वहां से विधायक रहे हैं, जिनकी विद्वता, जिनकी अध्ययनशीलता, जिनका अध्यवसाय और जिनके विधानसभा में दिए गए भाषणों की नजीर दी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा उस मोकामा के अंदर, दरअसल मोकामा की जो पूरी जीविका है, मोकामा की जो पूरी संरचना है, वो गंगा नदी के ऊपर है। गंगा के किनारे मलाह या बिंद जाति के लोग रहते हैं जो आपराधिक कृत्यों में जुड़े रहते हैं, और भूमिहार वहां अधिकतर जमीन वाले हैं। टाल का इलाका है जो साल के 6-7 महीने पानी में डूबा रहता है, केवल 3-4 महीने दाल की खेती होती है। इन सब ने इसका जो ज्योग्राफिकल पैटर्न है उसने उसको लैंड ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट बना रखा है। क्योंकि नदी के किनारे जो मलाह जाति के लोग रहते हैं, नाव पर उनका वर्चस्व है लोगों को पार कराने पर। वो एक जमाने में जबकि नदियों पर पुल नहीं हुआ करते थे, तो लोगों का कोई भी जो सोशल डोमिनेशन है, सामाजिक प्रभुत्व इस रूप में जाना जाता था कि गंगा से गंडक के बीच में किसका है, गंडक से बागमती के बीच में किसका है। तो वह मलाहों का प्रभुत्व था। एक समय मलाहों और भूमिहारों के बीच ये लड़ाई हुई, वर्चस्व की जंग हुई, क्योंकि नदियों की लहरों पर तो मलाहों का वर्चस्व था, और उसे लेकर के वर्चस्व हुआ। उसमें धानुकों ने भूमिहारों का साथ दिया। फिर उसके बाद जो टाल क्षेत्र का इलाका है उसमें यादवों की बड़ी संख्या थी। यादव लोग भूमिहारों की जमीनों में भूमिहारों पर खेती करते थे और बटाईदारी के आधार पर उनका चलता था। धीरे धीरे जब लालू जी के आधार के समय में जब उनका राजनीतिक प्रभुत्व बना तो उन्हें लगा कि उनका स्टेक क्यों नहीं, क्योंकि कोई भी जाति किसी भी राज्य में, देश में के किसी भी राज्य में सबसे बड़ी जाति मराठा है जो महाराष्ट्र में 32% है। तो उससे अधिक किसी भी जाति का किसी राज्य में पॉपुलेशन नहीं है, परसेंटेज नहीं है। तो अब जो बाकी जातियां हैं उन्हें लगता है कि भाई भूमिहार ही क्यों विधायक, इन भूमिहारों की आबादी अधिक से अधिक 25% होगी, तो भाई बाकी 75% तो दूसरे लोग हैं। और दोनों साइड से सत्ता का पक्ष और विपक्ष दोनों साइड से भूमिहारों को उम्मीदवार बनाया जाता है। तो वहां जो 90 के दशक में जो लड़ाई शुरू हुई, पहले भूमिहारों और मल्लाहों के बीच शुरू हुई, फिर भूमिहारों और यादवों के बीच शुरू हुई, और जब ये सारे पक्ष जब गौन हो गए तो भूमिहारों और भूमिहारों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। वह नदियों पर कब्जे के लिए, बालू पर कब्जे के लिए, नदियों। और बिहार में एक बड़ा जो सबसे पहली जो वर्चस्व की लड़ाई हुई, होता क्या है कि गंगा नदी जब धारा बदलती है बाढ़ के दिनों में, तो कई बार आधा 1 किलोमीटर बाएं चली जाती है, कई बार दाएं चली जाती है। कुछ लोगों की जमीन नदी में चली जाती है, और कई बार सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन बाहर निकल आती है। अब उस जमीन पर कब्जे की लड़ाई में वर्चस्व की जंग शुरू हुई, और ये भूमिहारों और भूमिहारों के आपस में हुई। एक कोई किसी एजेंसी का आंकड़ा नहीं, लेकिन लोगों का अनुमान है कि 90 से 2000 के बीच कम से कम 200 हत्याएं भूमिहारों ने भूमिहारों की उसी मोकामा में की। 196 या 197, अलग अलग लोग अलग अलग आंकड़ा बताते हैं, लेकिन पत्रकारों से जो बातचीत होती है उस इलाके के, उनका कहना है कि 190 से 200 के बीच हत्याएं भूमिहारों ने भूमिहारों की। उसमें किस न तो पीरियड कोई में? बिंद था। ये 90 से 2000 के बीच।
मतलब वह उस समय, बल्कि ऐसा कहें कि 80 से 2000 के बीच, वह तब जबकि भूमिहारों के ऊपर चौतरफा अटैक हो रहे थे नक्सलवादियों के द्वारा और बाकी सामाजिक राजनीतिक कारणों से, उस समय भी वहां भूमिहार उस तरीके से यूनाइट नहीं हो पाए थे और उनके बीच आपसी वर्चस्व की जंग में इतनी हत्याएं हुई थी। अब जब जी सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ा है और जैसा कि मैंने बताया कि हर जाति अपना एक स्टेक चाहती है, तो एक धानुक जाति, यादवों ने पहले वहां ट्राई किया था, दुलार चंद यादव वहां से चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन फिर भी उनको थर्ड पोजीशन पर आना पड़ा था। अब जैसे धानुक जाति जगह जगह, जैसे मुंगेर में भी उस धानुक ध्रुवीकरण की कोशिश की गई कि ललन सिंह के खिलाफ, क्योंकि जदयू, उन लोगों का कहना है कि कुर्मियों की सोशल कंस्टिट्यूएंसी में धानुक दब गए, तो इसके ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। तो उसके बाद जो गंगा के किनारे और लड़ाई होती है, बालू पर कब्जे को लेकर के, बालू घाटों पर कब्जे के लेकर के खून बहते हैं। जो प्रशासन है वो नहीं चाहता है कि सारे बालू घाटों की बंदोबस्ती हो, क्योंकि अगर बालू घाटों की अगर कानूनी तरीके से बंदोबस्ती अगर हो जाएगी, उन्हें टेंडर अगर दे दिया जाएगा, तो फिर जो अवैध धन का जो प्रवाह है वो कहां से आएगा। उसके बाद जो अभी जो दियारा इलाकों की या इस तरह के गंगा नदी के किनारे वाले इलाकों की जो अभी जो समस्या है कि अवैध शराब का कारोबार बड़े खूब फल फूल रहा है, और ये उन दियारा इलाकों में फूलता है जहाँ की थोड़ा दुर्गम इलाके हो, जहाँ कठिनाई से जाया जा सकता हो, ऐसे इलाकों में होते हैं। और इन सब के बीच अनंत सिंह ने अपना खास करके पिछड़ी जातियों को लेकर के और आपको यहाँ बता दूं कि जो सूरजभान आज के दिन में राजद के साथ है, एक समय में उन्हें भूमिहारों का नेता माना जाता था, बड़ा नेता। और दूसरी, गैर भूमिहार अपराधियों से लड़ने में भूमिहारों को नायक हुआ करते थे आज। और जबकि अनंत सिंह को माना जाता था कि ये थोड़ा पिछड़े, अति पिछड़ों की ये हितैषी है, पिछड़ी जातियों की हितैषी है, क्योंकि उनकी बहुत सारी कहानियां दंत कथा और किंवदंती की तरह इस्तेमाल की जाती है कि 100 टमटम रखे थे उन्होंने, जिसमें पिछड़ी जातियों को रोजगार देते थे, उनके गांव में जाने के लिए लोगों की चेकिंग होती थी, इस तरह की बहुत सारी कहानियां, कहानियां नहीं बल्कि वो सत्य है, ये गल्प नहीं, यथार्थ है, ये थी। तो ये जो 90-80 से लेकर के 2000 के बीच में जो मोकामा में जो खूनरेजी का आलम था, वो निश्चित रूप से वह धीरे धीरे भूमिहार बनाम मलाह, भूमिहार बनाम यादव, भूमिहार बनाम बाकी से भूमिहार बनाम भूमिहार के बीच सिमट गया था। अब जो स्थिति है वह जातीय तनाव पुनः पैदा हो सकता है अगर सरकार और सत्ता ने संयम का परिचय नहीं दिया और राजनीतिज्ञों ने इसे भड़काने की कोशिश की, तो मोकामा पुनः से जातीय तनाव के एक बड़े केंद्र, ध्रुवीकृत केंद्र के रूप में स्थापित हो सकता है और जिसका फैलाव पूरे बिहार में हो सकता है। ये जो संजीव टाल है, ये टाल है जी। और ये सब चीजें दो तीन इलाके मोकामा के आसपास, जरा उनका ज्योग्राफिकल थोड़ा सा बताइएगा, जहां ये मिट्टी जो है हमेशा खून से इंसानों के रंगी जाती रही है। इसके दो तीन, देखिए, मैं बिहार से बाहर के आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि जैसे दियारा और टाल, ये दो शब्द सामान्यतः बिहार में ही सुनने को मिलते हैं, ये बिहार का लोकल टर्मिनोलॉजी। दियारा का मतलब है कि नदी के किनारे का लगभग 5-10 किलोमीटर का इलाका, जहां केवल रेत ही रेत है, बालू ही बालू है, वहां पहले कोई बस्ती भी नहीं होती थी। लोग सामान्य तौर से, चूंकि न खेती होती थी, न कोई उपज होता था, ये अपराधियों के हाइडआउट के रूप में, मांद के रूप में उपयोग में लाया जाता था। गंगाजल और कई सारी फिल्में जो आपने बिहार पर जो बनी हैं उसमें आपने देखी होगी कि उनके कथानक और उनकी पटकथा में उन दियारा की चर्चा मिलती है, क्योंकि अपराधियों को, किसी भी बड़े सेठ को, किसी को का अपहरण करके वहीं ले जाया जाता था। पुलिस के पास उतनी न तो स्टीमर होती थी, न घोड़े होते थे कि वह उन दियारा इलाकों में रेड करके अपराधियों को गिरफ्तार कर सके, क्यों। और वह जनरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड, वह जो दियारा में भी जो अपराधी होते थे, वो ऐसा नहीं है कि कोई बिना राजनीतिक संरक्षण के होते, पुलिस तो कहीं भी जा सकती है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते थे और उनके पॉलिटिकल मोटिवेशन की वजह से पुलिस उन पर हाथ नहीं डालती थी। तो दियारा में 10-15 किलोमीटर का ऐसा इलाका होता था। अब उसी बीच में नदी से कोई अगर उपजाऊ जमीन, अगर बाढ़ के बाद कई बार 50 एकड़ 100 एकड़ का उपजाऊ जमीन का एक बड़ा टुकड़ा निकल आता था, अब उस पर कब्जे के लिए गोलियां चलती थी, हत्या होती थी, मर्डर होते थे। फिर वहां कई जो बालू घाट होते थे, सामान्य तौर से बिहार में सोन नदी का ही बालू घाट चर्चित रहता है कि सोन नदी के बालू का ही घरों के निर्माण में उपयोग लिया किया जाता है, लेकिन गंगा नदी का बालू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। और उस गंगा के बालू की बंदोबस्ती बहुत कम होती है, क्योंकि बिहार सरकार का ज्यादातर ध्यान सोन के बालू की बंदोबस्ती पर होता है। अब उस बालू पर कब्जे की लड़ाई होती है। दूसरा जो आपने बोला, टाल,
टाल क्षेत्र ऐसा है कि टाल क्षेत्र वह साल में 6-7 महीने वो पानी से डूबा रहता है, बल्कि ज्यादा कहे, और उसके बीच बीच में समुद्री द्वीपों की तरह छोटी छोटी बस्तियां, 10 घर 15 घरों की बस्तियां होती है। जो लोग आसपास की, जब बाढ़ खत्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है, तो उस जमीन पर दाल की खेती करते हैं। और वह जो टाल का इलाका है, वो दाल के उत्पादन का बड़ा केंद्र है। कई बार उस टाल में और सामान्य तौर पर वहां जो खेतों के बीच मेरबंदी भी मिट जाती है, और उसका वह जो कैडेस्ट्रल सर्वे भी उस जो टाल की जमीन का है, लंबे समय से नहीं हुआ है। माना जाता है कि 30-32 में भी चूंकि पानी से भरा हुआ था, उसका कैडेस्ट्रल सर्वे नहीं हो पाया था। अब बीच बीच में राज्य सरकार उसके कैडेस्ट्रल सर्वे की कोशिश करती रही है, लेकिन उन टाल की जमीनों की मिल्कियत का भी सवाल आपराधिक वर्चस्व की लड़ाई में बदलता रहा है, और उसके ऊपर खून बहते रहे हैं, हत्याएं होती रही है। क्योंकि जब पानी खत्म होता है तो उनकी मेरबंदी समाप्त हो है, मेर जो खेतों के बीच की जो लकीर होती है, वो उसका डिमार्केशन खत्म हो जाता है, और उस पर कब्जे के लिए वो लड़ाई होती है, और जातीय वर्चस्व और सामाजिक वर्चस्व होते होते उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप तक शुरू हो जाता है। यह जो खूनरेजी का इतिहास है, या हत्या और ये खून खराबा का, यह भी एक बड़ा कारण है। संजीव जी। मुकेश बालियोगी जी, दुलारचंद यादव के कत्ल के बाद इस धरती को बदले की भावना में या बदले की आग में कौन कौन झोंकेगा, वो कौन कौन पक्ष होंगे? क्या दुलारचंद यादव के बाद कोई इतना मजबूत आदमी है, उनका साथ, उनके पीछे कुनवा, जो उनके कत्ल का बदला लेने की हिम्मत रखता हो? या फिर अब अनंत सिंह और सूरजभान सिंह ये सामने आएंगे और पीयूष प्रियदर्शी साफ हो गए मैदान से? देखिए, यादव नेताओं ने इस मामले में बहुत ही संयम का परिचय दिया है, बहुत ही धैर्य का परिचय दिया। सामान्य तौर से जो यादव नेता उकसावे की राजनीति करते रहे हैं, भड़काऊ बातें करते रहे हैं, कई बार भूमिहारों के खिलाफ भी बहुत सारी बातें करते रहे, उन यादव नेताओं ने भी इस दौरान बहुत ही शांति का परिचय दिया है, जो कि आश्चर्यजनक है अपने आप में। मैं केवल अब पप्पू अब यादव अब उनके, इसके बाद, अब मैं इसके बाद की बात कर रहा हूं, अब इनके कत्ल के इसके बाद बाद के हाल। इसके बाद इस पर निर्भर करेगा कि सरकार किसकी बनती है। अगर सरकार नीतीश कुमार और एनडीए की बनती है, तो उस मामले को कानूनी प्रक्रिया में उलझा करके शांत करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव को यह लगेगा, या खास करके पूरा जो इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव राजद ही मान लिया जाए, उन्हें यह लगेगा कि ए टू जेड की राजनीति उनके वश की नहीं है, और ए टू जेड की बात करने से वो यादवों को पूरी तरह से यूनाइट या पोलराइज, या पूरी तरह से यादवों को फैनेटिक नहीं बना पा रहे हैं ए टू जेड की राजनीति से। तो ऐसी अवस्था में तेजस्वी यादव या उनके सलाहकार ये सलाह दे सकते हैं कि 90-95 की दौर की तरह यादवों को फिर से भड़काया जाए। और चूंकि दुलारचंद यादव यादवों के एक बड़े अपराधी होते हुए भी, कुख्यात अपराधी होते हुए भी, एक यादवों का आइकन थे, और यादवों का आइकन होना कोई बड़ी बात नहीं। बिहार में आमतौर से जो अपराधी होते हैं, वो हर जाति का आइकन होते हैं। जैसे अनंत सिंह आप देख लीजिए, भूमिहारों का आइकॉन है, अंगूठा छाप है। और हर जाति के जो बड़े नेता आपको मिलेंगे, चाहे वो राजपूत हो चाहे ब्राह्मण हो, उनके आइकॉन, उनके जो सर्वोच्च नायक हैं बिहार में, वो अपराधी हैं। इसलिए दुलारचंद यादव से भी यादवों कोई परहेज नहीं है। तो उनके उस राजनीति, उनके उस सामाजिक नायकत्व को, उनके उस आपराधिक नायकत्व को सामाजिक और राजनीतिक तौर पर स्थापित करने के लिए इस मामले को भड़काना, कि मोकामा पर कब्जा कर लेना है, मोकामा को जीत लेना है, इस तरह की स्थिति वहां पैदा करने की कोशिश हो सकती है। और यह तनाव, भूमिहारों और यादवों के बीच का यह तनाव पूरे बिहार में फैल सकता है। लेकिन वह निर्भर यह करेगा कि इस पर करेगा कि सत्ता में कौन है, वह क्या चाहता है, वह किस तरीके से नियंत्रण रखता है, और उसका दूरगामी संदेश क्या है, वह दूरगामी परिणाम किस तरह का चाह रहा है। संजीव जी। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि क्या दुलारचंद यादव का पक्ष डर के दबके बैठ जाएगा, चाहे वो फिर अनंत सिंह हो या सूरज भान हो? क्योंकि दुलारचंद भी कोई शरीफ आदमी तो था नहीं, उसका आतंक था। नहीं नहीं, बिल्कुल उसने, नहीं। मेरा सवाल ये था, यह समीकरण क्या संजीव है? जी, समीकरण सीधे सीधे मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अब ये मोकामा की जमीन, मोकामा का रेत, मोकामा की धरती क्या खून से रगने से रुक जाएगी, या अभी दोबारा फिर चांस लिया जाएगा? संजीव जी, ये लड़ाई यही खत्म नहीं होगी। चुनाव के बाद यह और भड़केगी, और वे नेता जो बेरोजगार हो चुके रहेंगे दोनों जाति की ओर से, यादव नेता जो चुनाव हार चुके रहेंगे, या भूमिहार नेता जो चुनाव हारेंगे, वो चाहेंगे कि यह मौका उन्हें मिल जाए कि उनको सामाजिक नेतृत्व, खुद को अपनी अपनी जातियों के सामाजिक नायक के तौर पर स्थापित करने होने के लिए वो ये कोशिश करेंगे कि इस तनाव के दायरे को विस्तृत फलक दे सके। लेकिन
यहाँ ये ध्यान में रखना होगा कि कोई भी जो कुख्यात अपराधी है वो अपने आप में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। 5, 10, 50 गुंडों का उनके साथ समूह होता है जिसकी बदौलत वो डराने धमकाने और उसकी कोशिश करते हैं, लेकिन वो निर्भर ये करता है कि उन्हें संरक्षण कौन दे रहा है, सत्ता में या सियासत में उन्हें संरक्षण कहां से मिल रहा है। ये अगर दुलारचंद यादव की भी यही स्थिति है। आप एक समय का कुख्यात अपराधी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से छोटे मवाली की तरह जो है पत्थर मारते हुए दिख रहे हैं। उनके साथ कुछ नहीं था, उनके मात में उन्हें मारा गया दुलारचंद यादव। तो ये साफ लगता है कि कोई भी कुख्यात अपराधी अपने आप में कुछ नहीं होता है जब तक कि सत्ता और सियासत के बड़े स्तर से उसे संरक्षण नहीं मिले। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात होगी कि आखिर सियासत के शीर्ष से कौन कौन इस तनाव को भड़काना चाहता है। अगर जिस तरह की आपसी समझदारी बिहार के राजनेता अभी दिखा रहे हैं कि भैया कुछ भी हो, हिंसा का दौर यहाँ वापस मत आने दो, अगर यही समझदारी बनी रहती है तो कुछ नहीं होगा। अगर नहीं, इस समझदारी में लगता है कि नहीं, सामाजिक तनाव से ही हमें राजनीतिक फायदा मिलेगा, तो वैसी स्थिति में भूमिहार और यादव दो अलग अलग ध्रुव हैं और जिनके बीच तनाव से कई पक्षों को फायदा मिल सकता है और उसे पूरे बिहार में फैलाया जा सकता है। संजीव। अगर अगर मुकेश बालियोगी जी सूरजभान की पत्नी वीणा देवी मोकामा से चुनाव जीत जाती हैं तो, और अनंत सिंह मोकामा से चुनाव हार जाते हैं तब, या अनंत सिंह चुनाव जीत जाते हैं और वीणा देवी हार जाती हैं, इन दोनों पक्षों की हार जीत के बीच में दुलारचंद यादव का कत्ल कहां खड़ा होगा? अगर अनंत सिंह अगर जीतते हैं तो भूमिहारों और यादवों के बीच तनाव फैलेगा, क्योंकि यह एक पक्ष जो पराजित होता है वो पराजित पक्ष उस चोट खाए सांप की तरह होता है जो चाहता है कि हमें इसका बार बार बदला लेना है। तो वो तनाव को भड़काने की कोशिश करेगा और वो चाहेगा कि मोकामा पर उन्हीं का वर्चस्व क्यों, हमारा क्यों नहीं। लेकिन अगर बीना देवी अगर जीतती हैं तो वैसी स्थिति में जो पराजित पक्ष या जिस पक्ष की हत्या हुई है उसे लगेगा कि चलिए दुलारचंद यादव की हत्या हो गई तो हो गई, लेकिन हम तो जीत गए। तो वह पक्ष जो है वह निश्चित रूप से उसे लगेगा कि उसने बदला ले लिया और उसका जो है हक उसे मिल गया। ऐसी स्थिति में ये बनेगा तो सामाजिक तनाव किसी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन फिर उसमें सियासत की क्या भूमिका है वह इस पर निर्भर करेगी कि सियासत क्या चाहता है, और सियासत और जो सियासी एजेंडे हैं वो तय करेंगे कि सामाजिक तनाव कितने का दायरा कितना विस्तृत हो या कितना संकुचित हो। मुकेश वालियोगी जी, वीणा देवी सूरजभान सिंह माफिया डॉन विधायक, इनकी पत्नी वीणा देवी पहुंची थी यादव जी के कत्ल के बाद मौके पे, या वहां पे शव यात्रा में, लेकिन अनंत सिंह तो चूंकि पार्टी बने हुए हैं, मारने वाले कहला रहे हैं कि इन्होंने मारा या मरवाया है, तो क्या वीणा देवी इस दुलारचंद यादव के कत्ल को भुनाने की कोशिश करेंगी, आगे अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए, मोकामा में मजबूती पर करने के लिए तैयार, पैर जमाने के लिए? वो अगर गैर भूमिहार होती तो इसे कैश कर सकती थी, लेकिन चूंकि वो खुद खुद भूमिहार है और उनके पति एक समय भूमिहारों के आपराधिक गिरोह के सरगना हुआ करते थे, इसलिए वह नहीं कर सकते। इसलिए वह चुनाव के बाद अभी वो भुना सकती हैं, चुनाव के बाद नहीं भुना सकती हैं। मतलब कुल मिला के ये वो राजनीति है, और राजनीति में दोस्त का दोस्त सामाजिक दुश्मन और दुश्मन का ध्रुवीकरण दुश्मन में अपना दोस्त। सामाजिक ध्रुवीकरण में नायकत्व तो उसी जाति का होगा हाँ, तो कुल जिस मिला के जाति का मुकेश पीड़ित है वालियोगी, या जिस जाति का प्रताप। तो मुकेश जी। वालियोगी जी, यानी इसका तो यही मतलब निकलता है कि राजनीति किसी की सगी नहीं होती, और राजनीति का कोई सगा नहीं होता है। काल पात्र समय के हिसाब से जो सिंहासन पे बैठा होता है उसको सलाम किया जाता है, नीचे खड़े हुए सलाम करते हैं। बीना देवी अगर जीत जाती हैं तो भी उनके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है दुलारचंद यादव का कत्ल, और अगर अनंत सिंह जीत जाते हैं तो इनकी है ही है कि ये तो हर तरीके से कैश करी गए दुलारचंद यादव के कत्ल को, और बाद में भी हालात क्या होंगे ये सब वक्त पे छोड़ दीजिए। शुक्रिया इस विभाग बातचीत के लिए कि मोकामा अभी शांत नहीं हुआ। दुलारचंद यादव के कत्ल के बाद शायद मोकामा की धरती बदले की आग में फिर सुलगने लगे, या नहीं सुलगेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। शुक्रिया मुकेश वालियोगी जी बात करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जी।